आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और देखिए क्या बोला है क्वेश्चन कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है प्रकीर्णन, सी है विवर्तन और डी है अपवर्तन। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यह आपके एग्जाम में भी आ चुका है। जो आपका अभी एग्जाम हुआ था सेंटर ऑफ एग्जाम, इसमें आया था कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब, ठीक है ना, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को कोण झुकाकर रखना होता है। ठीक है, तो इसका देखिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, m बराबर 360 बटा में थीटा एक फार्मूला होता है। इस पे देखिए बोला है 3 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, 3, तो यदि थीटा का मान आप 90 लीजिएगा तो 90 और 360 यानी 360 में आप 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में, और सम संख्या आता है तो एक घटा देते हैं तो 3 प्रतिबिंब मिल जाएगा 90। आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, फार्मूला आप लिख लीजिएगा m बराबर 360 बटा में थीटा और m होता है प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और देखिए क्या बोला है कि किस दर्पण में, ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो मेरे दोस्त आप इसमें एक बात नोट कीजिएगा, यह होला कि यह क्या बोला है, हमेशा। ठीक है ना, हमेशा बोला है। वाहन होता है उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, और वह देखते हैं वस्तु कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, छोटा। ठीक है, तो छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा वाहन से। ठीक है ना, वाहन के साइड में जो मिरर लगा होता है वह देख रहे हैं, जो ट्रक होता है, गाड़ी होता है, वह कितना बड़ा होता है, लेकिन वह प्रतिबिंब कितना छोटा बनाता है कि हम लोगों को दिख जाता है कि नहीं पीछे कोई वाहन आ रही है। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल में हमेशा नहीं बनता है, वास्तविक का आभासी बनता है और आभासी का वास्तविक और अवतल में भी दोनों बनता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और देखिए क्या बोला है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान हमेशा घटेगा। ठीक है, क्या होगा, अपवर्तनांक का मान हमेशा घटता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा और तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। ठीक है ना, आप इन दोनों को याद रखिएगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, जो अभी पीछे रिपीट हुआ क्वेश्चन कि 2 समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। ठीक है ना, 2 समतल दर्पण है, इन दोनों दर्पणों के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। ठीक है, यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो, ठीक है ना, जो दोनों दर्पण हैं एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है ना, स्थित हैं, तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो वही फार्मूला आप लगा दीजिए, m बराबर 360 बटा में थीटा। तो देखिए जो हमारा यह 60 दिया गया है, इस 60 से आप क्या कीजिए 360 में भाग दीजिए, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में, और सम संख्या आता है तो एक माइनस कर देते हैं, इसका यही कंसेप्ट होता है। तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला पर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपसे बनेगा, और यह फार्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य।
तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हवा से कांच में। तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और कांच का 1.5, यानी अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। तो सिंपल है कि अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, घटेगा। अभी मैंने आपको बताया। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और देखिए क्या बोला है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है ना, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट नोट कीजिएगा कि यदि बोलता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, बैगनी। और सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक बोल देगा, ठीक है ना, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वह हो जाएगा हमारा लाल रंग। ठीक है, यानी लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और यहीं पर एक पूछ देगा कि विचलन, विचलन किसका ज़्यादा होता है और विचलन सबसे कम किसका होता है। तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। यह पॉइंट नोट कीजिएगा आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, और देखिए क्या बोला है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, बोला है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा तो अभी मैंने क्या बताया कि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक, जब एक अधिक होगा तो एक कम होगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बोला है अधिक, इसका मतलब कि उस एक ऐसा रंग जिसका तरंगदैर्घ्य कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, डी यानी बैगनी का, इसी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका कम होता है तो इसका अपवर्तनांक के लिए मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, देखिए क्या बोला है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आ गया ना क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए क्या बोला है कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन का कोण होता है। ठीक है ना, तो आपको न्यूनतम विचलन का सूत्र बताना है कि क्या होता है वो प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यह डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, μ-1 यह पतले प्रिज्म का सूत्र होता है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।